हेलो एवरीवन। अपने एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत आज हम वैदिक सभ्यता एवं महाजनपद काल के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि ऑप्शंस हैं, राजा ऐसा नहीं चाहता था, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, यह सामाजिक संरचना के अनुरूप नहीं था, या फिर राजपद आनुवंशिक नहीं था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, इसी कारण ऋग्वैदिक राजा कोई भी प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता और सेना आदि भी नहीं रखता था। यहाँ ये चीज़ ध्यान देने लायक है कि उस समय कोई भी प्रशासनिक तंत्र विकसित नहीं हुआ और राजा सेना वगैरह नहीं रखते थे। इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण था कि कर व्यवस्था उतनी विकसित नहीं हो पाई थी उस समय, क्योंकि जब सेना रखेगा राजा तो उसको वेतन भी देना पड़ेगा और वेतन इन्हीं कर से प्राप्त होता है किसी भी राजा को। तो कर व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, इस वजह से ना कोई प्रशासनिक तंत्र विकसित हुआ और ना ही सैनिकों को वेतन देने के लिए उसके पास उतने पैसे थे। दूसरा कारण था कि उस समय की प्रायः जनता जो थी वह कबायली टाइप की थी और वह इधर उधर घूमते रहते थे, एक स्थान निश्चित नहीं था उनके रहने के लिए। यह भी कारण था कि इस तरह का कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं, सिंधु नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, विपाशा नदी के किनारे, या फिर पुरुषणी नदी के किनारे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या फिर दसराग युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसका कि वर्तमान नाम रावी नदी है। यह प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध भरत जन कबीले के राजा सुदास और अन्य 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें कि राजा सुदास विजयी हो गए और इन्हीं भरत जन के नाम पे भी हमारे देश का नाम भारत भी पड़ा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, सभा वृद्ध एवं अभिजात वर्ग की संस्था थी। दूसरा कथन है, समिति जनसाधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी। तीसरा कथन है, विदत आर्यों की निम्नतम संस्था थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं उनको चुनना है। सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो सभा वृद्ध एवं अभिजात वर्ग की संस्था थी, ये बात बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, विदत और एक गण नामक संस्था की चर्चा मिलती है, जिसमें से सभा जो थी वह क्या थी? वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। वहीं जो समिति थी वह जनसाधारण लोगों की महत्वपूर्ण संस्था थी और विदत जो थी आर्यों की सबसे निम्नतम संस्था थी। तो इस प्रकार से ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? वो सही हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल 1, 2 और 3 कथन सही हैं। सभा और समिति का इतना ज़्यादा प्रभाव था ऋग्वैदिक काल में कि राजा को भी इनका मुंह ताकना पड़ता था किसी भी निर्णय को लेने के लिए। ये दोनों ही राजा पे नियंत्रण रखती थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। ऑप्शंस हैं, शिक्षा पर आधारित, जन्म पर आधारित, व्यवसाय पर आधारित, या फिर प्रतिभा पर आधारित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी और धीरे धीरे बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते यह जन्म पर आधारित हो गई। वैदिक युग में ऑप्शंस हैं, बहु विवाह प्रथा नहीं थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनः शादी कर सकती थी, पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। सबसे पहला कथन है बहु विवाह प्रथा नहीं थी, तो यह बात बिल्कुल गलत है। वैदिक युग में बहु विवाह प्रथा थी। दूसरा कथन है बाल विवाह प्रमुख था, तो ये बात भी गलत है क्योंकि वैदिक युग में बाल विवाह नहीं होते थे। तीसरा कथन है विधवा पुनः शादी कर सकती थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। उस समय विधवा पुनः शादी कर सकती थी, तो सी आंसर सही होगा। बाकी पत्नी का समाज में उच्च स्थान था, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि हालांकि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और हमें कई विद्वान स्त्रियों के नाम भी उस समय प्राप्त होते हैं जिन्होंने वैदिक सूक्तों की रचना भी की थी। लेकिन अगर पत्नी की बात करें तो वह पति के अधीन ही होती थी, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। तो पूछा जाए कि वैदिक युग में क्या थी, तो विधवा पुनः शादी कर सकती थी। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालक लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऑप्शंस हैं, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। दूसरा है अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। तीसरा है पुरोहितों को दिया जाने वाला
उपहार प्रायः गाय होती थी या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही कथन सही हैं, जिस वजह से यह कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुपालक लोग थे। ऋग्वैदिक काल में गाय के अनेक संदर्भ मिले हैं। इसके अलावा अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और इसके लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग भी किया गया है। इसके अलावा पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गाय और दासियां होती थीं। तो इस वजह से ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सबसे पहला ऑप्शन है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गांव को। दूसरा कथन है पूर्व वैदिक कालीन आर्यों ने हाथी को पालतू बनाया था तथा युद्ध में घोड़ों के साथ उनका प्रयोग करते थे। तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख है। और चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद में विंध्य, सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख है। सबसे पहले हम ऑप्शन की बात करेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गांव को। यह कथन गलत है, क्योंकि यह गांव को इंगित करता था। इसका कारण यह है कि हमें ग्राम का उल्लेख मिलता है। ग्राम से बड़ा विष होता था और विष से बड़ा जन होता था। इस प्रकार से पहला कथन गलत है। और कहीं कहीं हमें संग्राम शब्द का उल्लेख भी मिलता है, जिसका मतलब होता था कि जब दो ग्राम आपस में लड़ते थे तो उसे संग्राम कहा जाता था। दूसरा कथन है कि पूर्व वैदिक कालीन आर्यों ने हाथी को पालतू बनाया था। ये कथन गलत है। हाथी उस समय भी जंगली जानवर था, इसको पालतू नहीं बनाया गया था, बल्कि उनके द्वारा घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। और तीसरा कथन सही है, क्योंकि स्वयंवर और विधवा विवाह का उसमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा डी ऑप्शन भी गलत है। ऋग्वेद में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों का उल्लेख नहीं मिलता है। निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको चुनना है। सबसे पहला ऑप्शन है वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थीं। दूसरा है वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थीं। तीसरा है वे युद्ध में भाग लेती थीं। और चौथा है उनका विवाह यौनारंभ से पूर्व ही हो जाता था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। इस वजह से चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि यौना आरंभ से पूर्व ही शादी हो जाती थी, नहीं होती थी, और नहीं वाले को ही हमको चुनना है। इसके अलावा वे सभा में भाग लेती थी, ये भी सही है। यज्ञों का अनुष्ठान भी करती थी और युद्ध में भी भाग लेने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? ऑप्शंस हैं वर्ण का, सोम का, अस्य का या फिर गव्य का। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शंस हैं जौ और चावल, चावल और दालें, दूध और इसके उत्पाद तथा सब्जियां और फल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जौ और चावल था। और जौ के लिए वैदिक ग्रंथों में यव शब्द मिलता है और चावल के लिए व्रीहि शब्द का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी है जिसने कुछ ऋचाओं की रचना भी की थी? ऑप्शंस हैं लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती या फिर सावित्री। तो ऋग्वेद में कई महिला विदुषियों की भी चर्चा मिलती है, जिसमें से लोपामुद्रा, गार्गी, इसके अलावा मैत्रेयी और घोषा की भी चर्चा मिलती है। अगर बात करें कि इनमें से वह कौन है जिन्होंने कुछ ऋचाओं की रचना की है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोपामुद्रा ने। बाकी गार्गी जो थी वह दर्शन शास्त्र और उपनिषदों की ज्ञाता थी। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? ऑप्शंस हैं गाय का, अश्व का, बकरी का या फिर भैंस का। हमें कूट के हिसाब से आंसर चूज करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इन सभी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, गाय का, अश्व का, बकरी का और भैंस का। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शंस हैं भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या फिर जल को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। गाय को ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। गायों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को समझा जाता था कि वह कितना धनी है या फिर समृद्ध है। और हमें कई बार गायों के कारण ही युद्धों के भी प्रमाण मिले हैं। वैदिक युग में गाय को अघन्या भी कहा गया है, इसका मतलब वध न करने योग्य। इसके अलावा गविष्टि शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका मतलब है
कि गायों के लिए किया जाने वाला युद्ध। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन हैं कान का, गले का, बाह का या फिर कलाई का। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निष्क गले का आभूषण था और बाद में धीरे धीरे यह निष्क शब्द मुद्रा के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन हैं चांदी का, सोना का, लोहा का या फिर तांबे का। तो वैदिक लोगों के द्वारा जिस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वह थी तांबा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तांबा। ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन हैं पुरोहित, स्वर्णकार, लुहार या फिर व्यापारी। तो ऋग्वैदिक काल में पणी जो थे वह व्यापारियों को कहा जाता था। तो डी इज द राइट आंसर। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार ही हुआ है। दूसरा कथन है ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। तीसरा कथन है संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों में होती थी। और उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं उनको चुनना है। तो सबसे पहले कथन की बात करें तो ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें जुताई, मड़ाई तथा बुआई के उल्लेख प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के प्रथम और दसम मंडल में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरे कथन की बात करें तो संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से की जाती थी। इसकी चर्चा हम लोगों ने की है कि गायों के आधार पर ही किसी व्यक्ति की संपत्ति की गणना की जाती थी। तो तीसरा कथन भी क्या है? तीसरा कथन भी सही है। इस प्रकार सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1, 2 और तीनों सही हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? ऑप्शन हैं भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ या फिर प्रकृति पूजा और भक्ति। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था प्रकृति की पूजा करना और यज्ञों का आवाहन करना। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन हैं मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में या फिर बलि एवं कर्मकांड में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वैदिक काल में जनता बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? ऑप्शन हैं बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अनिश्वरवादी या फिर निग्रह मार्गी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वैदिक धर्म मुख्यतः बहुदेववादी था। इसमें बहुत सारे देवताओं का उल्लेख किया गया है। सुमेलित कीजिए। सबसे पहली सूची में ऋग्वैदिक देवता का नाम दिया गया है और दूसरे सूची में उनके विभाग के बारे में बताया गया है कि वे किस लिए प्रमुख थे। सबसे पहला है मरुत, दूसरा है पूसन, तीसरा है अश्विनी और चौथा है सोम। इधर पशुओं के देवता, आंधी तूफान के देवता, चिकित्सा के देवता और वनस्पति के देवता। सबसे पहले हम मरुत की बात करेंगे। अगर मरुत की बात करें तो मरुत देवता उस समय आंधी और तूफान के देवता थे। तो ए का सही मैच क्या होगा? ए का दूसरा। उसके अलावा पूसन जो थे वह पशुओं के देवता थे, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का पहला। इसके अलावा अश्विनी जो थे वह चिकित्सा के देवता थे, तो सी का क्या होगा? सी का तीसरा। और सोम जो थे वह वनस्पतियों के देवता थे और इसी पे सोम रस का उल्लेख भी मिलता है, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का चौथा। सही आंसर क्या होगा? ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 सी इज द राइट आंसर। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इंद्र देवता के बारे में ये 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से कथन इसमें से सही हैं। सबसे पहला, इंद्र झंझावत के देवता थे। दूसरा है पापियों को दंड देने वाले देव थे। तीसरा है नैतिक व्यवहार के संरक्षक थे और चौथा है वर्षा के देवता थे। तो इंद्र झंझावत के देवता थे, ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कथन पापियों को दंड देने वाले देव थे, ये कथन गलत है। तीसरा है नैतिक व्यवहार के संरक्षक थे, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। इंद्र भगवान नैतिक व्यवहार के देवता या फिर संरक्षक नहीं थे। अगर बात करें नैतिक व्यवहार की तो ऋग्वैदिक कालीन में नैतिक व्यवहार के देवता वरुण थे और इनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है, तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा कथन वर्षा के देवता थे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा? 1 और 4। 1 और 4 नहीं है, गलत हो जाएगा। 1 और 3 नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। 2 और 4 ये भी गलत हो जाएगा। 1 और 4 डी इज द राइट आंसर।
अगर बात करें इंद्र की, तो इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा जाता था। इसके अलावा इनके लिए पुरंदर शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे इंद्र भगवान के बारे में। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल को अध्ययन के लिए दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला था ऋग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और वहीं उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए गैरिक मृदभांड महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा कथन है, उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से 1300 ईस्वी पूर्व में लौह उपकरण मिले हैं। हमें कौन से कथन सही हैं उनको चुनना है। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए गैरिक मृदभांड महत्वपूर्ण साधन है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए गैरिक मृदभांड नहीं बल्कि चित्रित धूसर मृदभांड ये अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण साधन है, जिनको कि PGW भी कहा जाता है, मतलब पेंटेड ग्रे वेयर। इसलिए ये नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से 1300 ईस्वी पूर्व में लौह उपकरण मिले हैं। तो ये बात तो सही है कि अतरंजी खेड़ा से लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, लेकिन 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास नहीं बल्कि 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास वहाँ से लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ऑप्शंस हैं अंग और मगध को, कौशल और विदेह को, कुरु और पंचाल को, या फिर मत्स्य और सुरसेन को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कौशल और विदेह को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? ऑप्शंस है निरंकुश शासन प्रणाली, प्रजातंत्र शासन प्रणाली, गणतंत्र शासन प्रणाली, या फिर वंश परंपरागत राजतंत्र। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वैदिक काल में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह वंश परंपरागत आधारित राजतंत्र व्यवस्था थी। कहने का मतलब वहाँ पे राजा का शासन था और राजा का बेटा ही राजा बनता था। इसको वंश परंपरागत कहते हैं। तो ये था हमारा वैदिक सभ्यता एवं महाजनपद काल से संबंधित दूसरा पार्ट। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।